Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, yesterday we started the first exercise of the chapters, exercise number 7.1. The very basic questions, first three questions we completed, in which we learned how to find the distance between 2 points. तो फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर देयर वाज नो होमवर्क. कुछ होमवर्क थोड़ा ना था कल, यहां तक हो गया. ओके, सो वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो, डिस्टेंस फार्मूला समझ गए. डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालता है. अब इसी लॉजिक को लेके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो टेस्ट करवाएगा, पूछेगा, बट लॉजिक एक ही रहेगा कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी की डिस्टेंस निकालनी होगी, राइट? किसी ने किसी के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी. तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये तीन पॉइंट्स गिवन है हमें. ये तीन पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं क्या, या होंगे क्या? इस तरीके का ये सवाल है. ओके, सो बताओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. याद है? जैसे मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए. कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हैं और एक तीसरी साइड अनइक्वल है तो उसको क्या कहते हैं? और मान लो जिसकी तीनों इक्वल है उसको क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. तो हमको क्या चेक करना है? आइसोसेलेस. लेकिन कल को यही सवाल इक्विलेटरल के लिए भी आ सकता है, इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र किया. ऐसा नहीं है कि हमारे बुक में आइसोसेलेस है तो एग्जाम में भी आइसोसेलेस आने की कोई गारंटी हो गई. ये का यही सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी बन सकता है. अच्छा जी, अब देखो, सपोज करो मैंने इन तीन ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके एक ट्रायंगल बनाना चाह, लाइक दिस. एक रफ ट्रायंगल बनाते हैं. ज्योमेट्रिकल फिगर का क्वेश्चन हो तो एक रफ फिगर बना ही दिया करो. तो लेट से ट्राइंगल का नाम रख देते हैं एबीसी. और एबीसी के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं हम. ए के कोऑर्डिनेट्स आर 5, -2. 5, माइन, इधर आ जाओ मई का, इधर आओ, यहाँ बैठो. यहां से देखो, 5, -2. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4. एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2. राइट? सो ये तीन वर्टिसेस और उसके छह कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए हमने. अब उसके बाद आओ, हमको क्या चेक करना है कि वेदर दीज फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट. यही तो चेक करना है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी. अब देखो, जब अपन ये रफ फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो देखो ए बी भी ए सी के इक्वल हो सकती है. ठीक है. दूसरा, ए बी बी सी के इक्वल भी हो सकती है. तीसरा, तीसरा क्या, ए सी बी सी के इक्वल भी हो सकती है. कुछ भी हो सकता है ना, बताओ. कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमको जब तक पता नहीं है तो क्या हम ये पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं कि अभी कौन सा किसके इक्वल? और हो सकता है तीनों ही किसी के इक्वल ना हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बने ही ना. तो कुछ भी हो सकता है ना. तो देखो, रफ फिगर में मेजरमेंट मायने नहीं रखता कि ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, या इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई. ये मेजरमेंट रफ फिगर में मायने नहीं रखता. दैट मीन्स हम ऐसा रफ फिगर बना सकते हैं. उसमें कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपको क्या पता कि ए बी और ए सी इक्वल है. हम चेक कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है. समझ आया? तो हम ऐसा रफ फिगर बना देंगे सबसे पहले. उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, चेक करने के लिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है. हम तीन डिस्टेंस निकालेंगे. एक डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच में. दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी के बीच में. तीसरी डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के बीच में. अच्छा, एक और चीज, स्क्रीन पे देखो, दो पॉइंट्स है मेरे पास प्लेन पर. उन दोनों के बीच की दूरी, मान लो दोनों पॉइंट्स का नाम मैंने रख दिया पी क्यू. तो जो पी क्यू के बीच की दूरी है उसी को लेंथ ऑफ पी क्यू कह सकते हैं ना? बोलो. एक एक लाइन में लिखता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू. और एक लाइन में लिखता हूं, लेंथ ऑफ पी क्यू. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, या लेंथ ऑफ पी क्यू. तो दोनों एक ही बात है या नहीं है, बताओ. बोलो. पी और क्यू के बीच की दूरी ही पी क्यू लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी या नहीं होगी? बोलो. इधर देखो मेरी तरफ. सपोज करो मैंने कहा इस रूम की चौड़ाई, ये लंबाई बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई है. तो आप क्या कहोगे? इसके और इसके बीच की दूरी निकाल दो, वही इसकी लंबाई है. ठीक है. तो कल को मान लो आपको किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ पूछी जा रही है जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है, तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. ऐसे नहीं कह सकते कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस निकाल के देता है, लेंथ क्यों, लेंथ कैसे निकाल के देगा? तो इनडायरेक्टली सोचो, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी उन्हीं दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट की लंबाई कहलाएगी ना? कहलाएगी नहीं कहलाएगी?
तो यहां पे हमको लंबाई निकालनी है, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी की लंबाई निकालनी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला का, डायरेक्ट नहीं हुआ। मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा कि डिस्टेंस निकालो, पर इनडायरेक्टली निकल तो डिस्टेंस ही रही है। ओके, समझ आया? चलो, तो ये फिगर बना दो क्विकली, और फिगर हैज टू बी ड्रॉन विद द पेंसिल्स, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। हेयर the vertices of triangle ABC are given as, the vertices of triangle ABC are given as A 5 comma minus 2, B 6 comma minus 4, नहीं सॉरी प्लस 4 ही है, 6 comma 4, एंड C 7 comma minus 2। ये तीन वर्टिसेस गिवन है, यानी 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए कुल मिला के। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव डिस्टेंस ए बी, कल किया था ऐसा सवाल, तीन डिस्टेंस निकालने का, याद है? एक बार पहली बारी में हम फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे, विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे। तो जब डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं तो सी का कोई रोल नहीं है, और किसके में से कोऑर्डिनेट्स में से किसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे? बी के में से ए। सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, केवल एक या दो बच्चे ही बोले, ऐसा नहीं होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, बी माइनस ए करेंगे तो x2 माइनस x1 कैसे करेंगे? 6 माइनस 5। और y2 माइनस y1 कैसे करेंगे? 4 माइनस माइनस 2। इधर रख दो, इधर रख के कर सकते हो। x2 माइनस x1 कैसे करेंगे? 6 माइनस 5 का बन जाता है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कैसे करना है? 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज व्हाट? 1 का स्क्वायर। और 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 हो गया, तो 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1, 6 स्क्वायर यानी 36। उठा के रख दो, √37 यूनिट्स, ऐसे ही रख दो, √37 यूनिट्स। चलो जी, डिस्टेंस ए बी के बाद डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी भी निकालना है। निकालना शुरू करो। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, बट नोटेशन जो हम यूज करेंगे उसी के हिसाब से लिखना है। अगर ए बी लिखेंगे तो बी में से ए के घटाने, और बी ए लिखेंगे तो ए में से बी के घटाने, हमेशा टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है? अभी अगर अभी आप इस लॉजिक से नहीं चलेंगे कि टर्मिनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, कुछ भी करोगे, तो आगे चल के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनेंगे। अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, आगे चल के हम वेक्टर्स एक चीज पढ़ेंगे, वेक्टर्स, उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अभी इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही कि ए बी बोलो या बी है, लेकिन ए बी और बी ए भी तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं वेक्टर्स की दुनिया में। अभी आप 11th में नेक्स्ट ईयर ही पढ़ोगे, तो उस समय फिर आपको दिक्कत आएगी ये समझने के लिए। इससे अच्छा है अभी से ही वो आदत डालो कि टर्मिनल माइनस इनिशियल। बी सी निकालने के लिए सी माइनस बी कर देंगे, अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 विल बी डन लाइक दिस, एंड y2 माइनस y1 विल बी डन लाइक दिस। तो 7 माइनस 6
का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर, -2 -4 यानी -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, -6 स्क्वायर इज व्हाट 36। सो दिस विल गिव मी √37 यूनिट्स। तो ये लो साहब, दो साइड्स तो बराबर आ गई। अब तीसरी साइड निकालने की जरूरत है या नहीं है, ये सोच के बताओ। मेहिका कहती है नो सर। है? क्यों? अगर वो तीनों भी सेम आ गई, अगर तीसरी भी मान लो √37 आ गई, तो पंगा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा वो ट्रायंगल? इक्विलेटरल। ठीक है। अब बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाए ना, बिल्कुल डेप्थ के अंदर, मतलब चैलेंज करने के रूप में ही आ जाए। बट वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अननेसेसरी लड़ाई नहीं करनी हमको एग्जामिनर से, है ना। हम तीसरी साइड भी निकालेंगे यहाँ पे, और तीसरी साइड भी निकाल के हम देखेंगे कि वो बराबर आ रही नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज पे आ जाए ना, तो तीसरी साइड निकालने की जरूरत कायदे से नहीं है। अब सुनना क्यों। दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होते हैं, बट दुनिया के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है दो साइड्स बराबर चाहिए, दैट्स इट। तो इक्विलेटरल में तो तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों ही बराबर हैं, तो दो भी बराबर हुई कि नहीं हुई। जैसे आप 12वीं पास कर लिए तो आप ऑटोमेटिकली 10th पास भी कर लिए, लेकिन अगर आप 10th पास कर लिए तो ऑटोमेटिकली 12वीं पास थोड़ी ना करे। तो आपने बड़ा क्राइटेरियन फुलफिल कर लिया तो छोटा क्राइटेरियन ऑलरेडी फुलफिल हो गया। समझ रहे हो। तो इक्विलेटरल अगर हो भी जाता है तो भी आइसोसेलेस तो रहेगा, और नहीं होता है तो भी आइसोसेलेस रहेगा। तो बिल्कुल इन डेप्थ की बात करें तो तीसरी साइड कायदे से निकालने की जरूरत नहीं है, बट इसमें रिस्क है, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे वहां पे चेक करने वाला वो इन डेप्थ नॉलेज को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। फिर हमको लड़ाइयां करनी पड़ेगी, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो खोल रीओपन करवाना पड़ेगी हमारी आंसर शीट। तो उस पंगे में नहीं पड़ेंगे, तीसरी साइड निकाल ही दो। दोनों बातें कह दी मैंने आपको, ठीक है ना। आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए भी बात कह दी, और प्लस एग्जाम में क्या करना है। कई बार क्या होता है, जो चीज एक्चुअली होनी चाहिए एग्जाम से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट करना ही पड़ता है। ठीक है। तो निकालो, तीसरी साइड भी निकालो। एंड डिस्टेंस ए सी, उसके लिए C-A, मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो 7 - 5 x2 - x1 एंड -2 - 2 0 हो जाएगा ये तो ना। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी -2 माइनस उधर भी -2। C - A, C - A करेंगे ना, का होल स्क्वायर। x2 - x1 ही तो किया है। C का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट। दिस विल बी इक्वल टू 7 - 5 बोले तो 2 का स्क्वायर, और इधर आओ देखो -2 माइनस -2 यानी -2 + 2, और -2 + 2 बोले तो 0 हो गया। ठीक है। तो ये 4 का रूट, अब ये तो सॉल्वेबल है 4 का रूट तो। कौन सही है, कौन में से मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है। चलो रीड आउट कर, सही किया बिल्कुल मोनिका ने। देखो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर चार फ्रेंड्स बैठे हैं, A B C एंड D। अब अपने को क्या करना है, अपने को नहीं मतलब चंपा चमेली गई क्लास में, तो चंपा ने चमेली को बोला ऑब्जर्व करके कि यार तेरे को नहीं लगता, डोंट यू थिंक, तेरे को ऐसा नहीं महसूस होता कि ABCD एक स्क्वायर है, मतलब ये चारों लोग जो हैं एक स्क्वायर बना रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता। तो चमेली ने डिसएग्री कर दिया, डिसएग्री मतलब मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पता करना है कि दोनों में से कौन करेक्ट है, कि चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है। ओके। चलो तो अब कैसे चेक करना है ये सोचना है अपने को। तो देखो वही ABCD है हमारे पास, चार वर्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस थे, तो हमने कितनी डिस्टेंस निकाली थी, 3। यहां पे कितनी है, 4, तो कितनी निकालेंगे, 4 निकालो। हेयर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। हेयर
द पोजिशंस ऑफ द फोर फ्रेंड्स, द पोजिशंस ऑफ द फोर फ्रेंड्स आर गिवन एस। चारों फ्रेंड्स की पोजीशन क्या क्या गिवन है वो लिखो। तो अब अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको इस स्टेटमेंट में कहीं भी गिवन नहीं है, इस फिगर से हमको पहचानना है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स पहचानो, बताओ मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। बोलो तनु, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, दिख नहीं रहा नीचे, अब बताओ क्या है। 3,4। ओके। मिहिका बोलो बी के कोऑर्डिनेट्स। 6,7 करेक्ट है। ओके, हर्षिता सी के बोलो। 4, पहले वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 9,4। एंड सक्षम बोलो डी के। 6,1। तो ये चारों कोऑर्डिनेट जो हमने आइडेंटिफाई करे इनको मेंशन कर देते हैं। ए के 3,4, कॉमा बी के हैं हमारे पास 6,7, कॉमा सी के हैं हमारे पास 9,4। कोई डाउट है क्या हर्षिता? सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, 6,1। मेंशन हो गए। चलो शुरू हो जाओ। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही पहले क्वेश्चन में जो काम किया। चार डिस्टेंस आपने कहा निकालनी है, निकालो। पहले वाले डिस्टेंस में क्या करना है आपको, फॉर्मूला भी मेंशन करना है, बाद में नहीं करना है। डिस्टेंस ए बी, x2 - x1। ए बी के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए। इस बार दो वर्टिसेस को एक बार आप इग्नोर करोगे, सी और डी को। ठीक है, जब ए बी निकाल रहे हैं तो सी और डी को इग्नोर करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पॉइंट्स और वर्टिसेस में क्या डिफरेंस होता है, पॉइंट्स वर्सेस वर्टिसेस। वर्टिसेस की सिंगुलर फॉर्म तो पता है ना, वर्टेक्स। वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो पॉइंट्स, इनको ए बी सी डी को पॉइंट्स बोलूं या वर्टिसेस बोलूं, या दोनों बोल सकते हैं? पॉइंट्स नहीं है ये कुछ अच्छा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये वर्टिसेस नहीं है, तो वर्टिसेस स्क्वायर के होते हैं मतलब। अभी ट्राइंगल था तो उसके वर्टिसेस नहीं थे, तो फिर आप तो कह रहे हो स्क्वायर बनेगा तो वर्टिसेस है, अदरवाइज नहीं है। हाँ बोलो मोनिका, वर्टिसेस या पॉइंट्स? अभी तो वर्टिसेस बोलेंगे और फिर बाद में। हम्म। तो देखिए, अगर हमने, देखो इधर स्क्रीन पे, अगर हमने खाली प्लेन पर पॉइंट मार्क कर दिया तो ये तो है पॉइंट, जैसे ए हो गया। ठीक है, फिर बी मार्क कर दिया, बी हो गया। फिर सी मार्क कर दिया, तो अभी तो ये पॉइंट्स हैं, अभी ये क्या है, पॉइंट्स। लेकिन इनको कनेक्ट करके अगर हम एक पॉलीगन बना देते हैं, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है, तो ये तीन पॉइंट्स इन इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कहलाते हैं। यानी वर्टिसेस का मतलब कोना, जो पॉलीगन का कोना है, समझ आई बात? तो अगर हम पॉलीगन की दृष्टि से देखें तो ये वर्टिसेस हैं, और हम खाली प्लेन की दृष्टि से देखें तो ये पॉइंट्स हैं। समझे? तो सारे के सारे वर्टिसेस पॉइंट्स होते हैं, पर सारे के सारे पॉइंट्स वर्टिसेस नहीं होते हैं। कल को अगर मैं चौथा पॉइंट मार्क कर दूं तो इसको कनेक्ट करके क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल भी तो पॉलीगन है, तो ये चारों भी वर्टिसेस कहलाएंगे। ओके, समझ आया? तो अभी इनको हम वर्टिसेस भी कह सकते हैं, पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलीगन तो बने। अगर मान लो स्क्वायर नहीं बनता है आदित्य, स्क्वायर नहीं भी बनता है तो भी कोई तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने तो भी क्वाड्रिलेटरल के भी वर्टिसेस होते हैं, केवल स्क्वायर के नहीं होते। ओके।
चलो निकालते हैं, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर, 7 - 4 यानी कि वो भी 3 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा बता? 6√2। ठीक है, चलो इधर देखो स्क्रीन पे, एक शॉर्टकट सीखते हैं। अगर सेम चीज का स्क्वायर दो बार जुड़ रहा है तो उसका आंसर A√2 आएगा। √2 तो फिक्स से आएगा ही आएगा, यहाँ पे जो नंबर है कॉपी कर लो। और अगर 3 बार जुड़ रहा है तो √3 कर देना। समझ गए? 3 बार जुड़ रहा है तो √3 कर देना, 2 बार जुड़ रहा है तो √2 कर देना। समझ आया? तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 बार जुड़ रहा है तो √2 तो आएगा ही आएगा। और पीछे क्या आ जाएगा? 3 √2 यूनिट्स। समझे? और चाहे से सॉल्व करके देख लो तो भी 3√2 आ रहा है भाई। 3 का क्या, देखो जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, जितना हो सके सिंप्लीफाई करो। अपन ने एपी वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है? उसमें √18 को फिर 3√2 में चेंज किया था। जब तक उसको √18 की फॉर्म में रख रहे थे तब तक वो आंसर हमारा नो आ रहा था कि डज नॉट फॉर्म एन एपी। लेकिन जैसे हमने उसको 3√2 में चेंज किया तो अरे हाँ, इट फॉर्म्स एन एपी। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तो 3√2 है, √18 मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना? ओके। हाँ जी, ये √18 कैसे बना है तो समझ में आया ना? 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 9 18। 18 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बन जाएगा तो 3√2। डिस्टेंस ए बी के बाद डिस्टेंस बी सी। अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बी C - B कर दो सीधे। तो C - B करेंगे यानी 9 - 6 और 4 - 7। 9 - 6 यानी कि वही 3, और 4 - 7 क्या होता है? -3। तो ये भी 3√2 ही आएगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर तो सेम ही होता है ना, सेम ही होता है। तो ये सेम टू सेम ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया, और सेम टू सेम ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया, तो 3√2 ही यूनिट्स आंसर आने वाला है। चलो डिस्टेंस BC के बाद आ जाओ, डिस्टेंस क्या आएगा अभी नेक्स्ट? CD। डिस्टेंस CD, CD में D - C करेंगे ना। 6 - 9 एंड वॉट 1 - 4 करो। तो 6 - 9 इज वॉट? -3 का स्क्वायर, और 1 - 4 इज वॉट? -3 का स्क्वायर। तो अगेन सेम चीज, -3 का स्क्वायर करें या 3 का स्क्वायर करें सेम ही आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? 3√2 यूनिट्स। एंड डिस्टेंस CD के बाद लास्ट डिस्टेंस AD, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। कारण अगर तीन साइड इक्वल आ गई तो चौथी साइड इक्वल आने की गारंटी है। 3 साइड इक्वल आ गई तो चौथी साइड हमेशा इक्वल आएगी, ऐसा किसने बोला? अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स इक्वल आ गई तो चौथी इक्वल ही आएगी, गारंटी है। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं जिसकी 3 साइड्स इक्वल बना रहा हूं, लेकिन चौथी अनइक्वल बन जाएगी। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ओके। मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर है, लगभग अंदाजे से बराबर दिख रही है आपको, थोड़ी बहुत छोटा वो डिस्टेंस हो सकता है। अब 4 सेंटीमीटर में यूं भी तो बना सकता हूं। तो ये लो चौथी साइड तो बड़ी आ गई इनसे। ये तीन तो इक्वल है, पर चौथी अनइक्वल है। ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट कहाँ है? आप क्या पॉइंट देखते इमेजिन कर लेते हो क्या भाई प्लेन में ये पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ है? हमको चेक तो डिस्टेंस फार्मूला से करना है ना, पॉइंट्स की लोकेशन से थोड़ा चेंज चेक करना है। ओके। ठीक है। सो 3 साइड इक्वल आने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि चौथी साइड भी इक्वल आएगी, हमको चेक करना पड़ेगा। करो। लिख सकते हो, फिर DA लिखो तो ए, अगर आप DA लिखो तो A - D करना। जो भी बच्चे DA लिख रहे हैं वो A - D करेंगे, और जो बच्चे AD लिख रहे हैं वो D - A करेंगे। मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, आंसर सेम आएगा बट करेंगे बिल्कुल सही। 6 - 3, ये स्क्वायर यहाँ पे का होल स्क्वायर, और y2 - y1 यानी 1 - 4
का होल स्क्वायर। 6 - 3 गिव्स मी 3 का स्क्वायर एंड 1 - 4 यानी कि वही -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर वही सेम आने वाला है जैसा पहले आया था, 3√2 यूनिट्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ जी सक्षम, चारों डिस्टेंस बराबर आ गई। क्या कंक्लूजन है आपका, क्या ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आप बोलो आदित्य। यस तनु, बन जाएगा। हर्षित, हर्षिता सॉरी। हम्म। हाँ, आप बोलो मोनिका, बन जाएगा। बन जाएगा मिहिका। सब लोग बोल ही रहे हैं तो हमारा भी बन ही जाएगा। और क्या बन सकता है? पैरेललोग्राम की चारों साइड्स बराबर होती हैं। कौन से टीचर ने बताया ऐसा? तो और क्या बन सकता है? आप कह रहे थे और भी कुछ बन सकता है। बस और कुछ नहीं बनेगा, स्क्वायर बनेगा। यस, आप बोलो तन्मय। क्या बन सकती है? काइट। काइट की चारों साइड्स बराबर होती है। ऐसा आपको किसने टीचर ने बताया? काइट की चारों साइड्स बराबर होती हैं, सोच लो एक बार और। अच्छा, काइट की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है फिर हाँ। पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला ये नहीं चेक करता कि साइड्स पैरेलल है या नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये चेक करता है कि साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो पैरेलल वाले पॉइंट को तो साइड में फेंको। हाँ, अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आमने सामने की साइड किसकी बराबर होती है आदित्य? रेक्टेंगल की। पैरेललोग्राम की नहीं होती। तो फिर हाँ, तो यानी कि सब कुछ ऊपर से गया हुआ है, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है क्वाड्रिलेटरल की किसी को भी। बोलो तन्नू, आप बोलो। आमने सामने की साइड किसकी बराबर होती है? और पैरेललोग्राम की नहीं होती, और स्क्वायर की नहीं होती, और रोम्बस की नहीं होती। तो फिर सबको रेक्टेंगल ही क्यों याद आता है? रोम्बस की आमने सामने की साइड बराबर नहीं होती। जब सारी बराबर होती है तो आमने सामने की बराबर होती। एक पेयर इक्वल होता है और दूसरा पेयर अनइक्वल होता है। देखो, वो पेयर आपस में इक्वल होता है, एक एडजेसेंट पेयर इक्वल होता है और दूसरा एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल होता है, लेकिन ये पेयर इसके इक्वल नहीं होता, उसको बोलते हैं काइट। ठीक है। आमने सामने की साइड्स जिसकी बराबर होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब ये एक अलग बात है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस भी एक पैरेलल, ये पैरेललोग्राम के ही फर्दर एक्सटेंशंस हैं। बट आमने सामने की साइड्स बराबर होना जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम की है। सारी साइड्स इक्वल होने से सक्षम स्क्वायर नहीं बनता, रोम्बस बनता है। तो अभी तक ये स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, बन भी सकता है आगे और अभी चेक करना पड़ेगा। इस समय इसकी रोम्बस बनने की गारंटी हो चुकी है। समझ आया? रोम्बस देखा है कभी किसी ने? ये चारों साइड्स इक्वल बन गए तो ये बन गया हमारा रोम्बस। इसकी चारों साइड्स इक्वल है बच्चे। बट ये स्क्वायर पे, एक मिनट, बट ये स्क्वायर नहीं है। अब इस रोम्बस के चारों एंगल्स भी इक्वल कर दें तो बनता है स्क्वायर। यानी इसको सीधा कर दें, ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे इंक्लाइंड ऐसे हो रहा है ना। पैरेललोग्राम की बात ही नहीं कर रहा मैं, पैरेललोग्राम में तो चारों साइड से इक्वल ही नहीं होती ना। अभी हम चारों साइड से इक्वल वाली बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की साइड से इक्वल होती है। ओके। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर जिसके चारों एंगल इक्वल, बोले तो 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि एंगल सम 360 डिग्री होता है, तो चारों इक्वल करेंगे तो चारों परपेंडिकुलर बन जाएंगे, मतलब चारों राइट एंगल बन जाएंगे। तो ये अभी भी चारों साइड्स इक्वल है, अभी भी चारों साइड्स इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे? और रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल कर दें तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, दुनिया के सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, बट दुनिया के सारे रोम्बस स्क्वायर्स। और हमको चेक क्या करना है, रोम्बस या स्क्वायर? स्क्वायर। तो हम तो अभी जो चेक कर पाए वो क्या चेक किया हमने अभी तक? रोम्बस चेक किया है। अब ये कैसे चेक कर रहे हैं कि ये रोम्बस बनने के बाद स्क्वायर भी बनेगा या नहीं बनेगा? एंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एंगल कैसे चेक करेंगे? आपने सही बोला एंगल चेक करो, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला एंगल चेक करके दे सकता है क्या आपको? ट्राइंगल बना दे फिर। चलो अब सुनो मेरी बात। वो आप जो कह रहे हो सही है तरीका, बट वो काफी लेंदी तरीका है। इसके दोनों डायगोनल्स खींचो और इसके भी खींचो। इसके दोनों डायगोनल्स और उसके दोनों डायगोनल्स में क्या डिफरेंस है? डायगोनल्स, एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूं।
इसके दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल हैं, इसके छोटे बड़े हैं, साफ साफ नहीं दिख रहा? अरे भाई ये ए और सी वाला डायगोनल लंबा नहीं दिख रहा बी और डी के मुकाबले में? दिख रहा है ना? तो रोम्बस का एक डायगोनल छोटा बड़ा होता है, मतलब दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। पर स्क्वायर के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी। दैट मीन्स पीछे वाले सवाल में अभी आपने केवल और केवल ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाला था। अब आगे और क्या निकालना है? ए सी और, अगर ये AC और BD भी बराबर आ जाएंगे तब जाके ये स्क्वायर बनेगा, अगर नहीं आएंगे तो ये जस्ट एक रोम्बस ही कहलाएगा। हाँ, अगर ये चारों डिस्टेंस बराबर नहीं आती तब मैं डायगोनल नहीं निकालता, क्योंकि चारों डिस्टेंस ही बराबर नहीं आई तो रोम्बस ही नहीं बन पाया, और जो रोम्बस ही नहीं बन पाया वो स्क्वायर क्या खाक बनेगा? भाई जो 10वीं पास नहीं कर पाया वो 12वीं पास कर पाएगा क्या? मान लो मैंने आपसे पूछा है कि ये बच्चा 12वीं पास है क्या, मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये 10वीं पास नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली फिर तो 12वीं पास भी नहीं होगा। समझ आई क्या सारी बात? बोलो। तो हम यहां पे पहले एक चीज डिक्लेयर करेंगे, हेयर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए डी, और इन चारों की जो वैल्यू आई है वो भी लिखेंगे 3√2 यूनिट्स। तो चारों साइड्स इक्वल है, सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फॉर्म्स, क्या बनाएगा? रोम्बस। फॉर्म्स है रोम्बस, एबीसीडी फॉर्म्स ए रोम्बस। ये स्टेज 1 क्लियर हुआ है अभी। अब रोम्बस के बाद अब स्क्वायर चेक करने की बात अब आ गया ना? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब अगेन डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD भी निकालो। अगेन अब डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD। AC के लिए क्या करेंगे? C-A, और BD के लिए क्या करेंगे? D-B। यही करेंगे। तो AC के लिए C-A लाइक दिस, और BD के लिए D-B लाइक दिस। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। AC के लिए करेंगे हम C-A, यानी 9-3, और दूसरा 4-4, 9-3 का स्क्वायर, और y2-y1 बोले तो 4-4 का स्क्वायर, ये आ जाता है 9-3 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यानी कि √36, दैट मीन्स व्हाट? 6 यूनिट्स। डिस्टेंस BD के लिए D-B करना है। D-B का मतलब 6-6 और 1-7। तो 6-6 0 का स्क्वायर, 1-7 यानी -6 का स्क्वायर, इसको सम करेंगे तो भी वही बनना 36, और ये लो साहब आपके डायगोनल्स भी इक्वल आ चुके हैं। अब आप डिक्लेयर कर सकते हो कि यस इट फॉर्म्स ए रोम्बस। चंपा बिल्कुल सही थी, चमेली के ख्यालात सही नहीं थे। ओके, अब क्या लिखूंगा मैं? हेयर, देखो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। जब हम निकाल रहे हैं तो हमने सबको डिस्टेंस से डिनोट किया, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, और पांचवी और छठी भी डिस्टेंस और डिस्टेंस। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो पीछे कंपैरिजन में हमने क्या लिख दिया? साइड। और आगे कंपैरिजन में क्या लिखेंगे? डायगोनल। समझे? हेयर डायगोनल AD, AC सॉरी AC इज इक्वल टू डायगोनल। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कभी तो आप डिस्टेंस लिख रहे हो कभी डायगोनल लिख रहे हो। भाई क्वाड्रिलेटरल के नजरिए से वो साइड और डायगोनल है। साइड क्या होती है पता है? जो एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ती है, A को B से, B को C से, C को D से, और D को A से। और डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ता है, A को C से, B को D से। समझे? एंड इसकी वैल्यू भी लिख दो 6 यूनिट्स। इक्वल आती है तो फिर वैल्यू भी लिखो।
अब हेंस देखो इधर स्क्रीन पे वापस, जब तक ये रोम्बस बनने की गारंटी नहीं थी तब तक ये एक साधारण क्वाड्रिलेटरल था। अब ये क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस बन गया, तो अभी ये रोम्बस तो है कि नहीं है? तो अब मैं इसको क्वाड्रिलेटरल ना लिख के क्या लिखूंगा? रोम्बस एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो हमने दो स्टेज में इसको स्क्वायर बनाया। हर स्क्वायर को रोम्बस नहीं लिख सकते। हाँ सॉरी, हर स्क्वायर को रोम्बस लिख सकते हैं लेकिन हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं लिख सकते। बट ये वाला रोम्बस स्क्वायर है क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है। जिसके डायगोनल इक्वल है उस रोम्बस को स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसके डायगोनल इक्वल नहीं है उस रोम्बस को स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो पहले क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस बनाया, फिर रोम्बस से स्क्वायर बनाया। क्लियर है क्या? समझ में आया अच्छे से? तो आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला की कितना बड़ा एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें चेक की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करो सारे बच्चे। यस। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। समझ में आया सवाल? क्या ये पॉइंट्स हैं, इनको क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मान लो। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो बनने की गारंटी है ना? बोलो गारंटी है क्या? गारंटी तो खैर नहीं है। मान लो चारों एक ही लाइन में आ जाए तो, या तीन इसमें से कोलिनियर निकल जाए तो, गारंटी तो नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल बनने की गारंटी तब होगी जब इनमें से कोलिनियर पॉइंट्स ना निकले। तो ठीक है। तो अगर मान लो क्वाड्रिल इफ एनी, देखो इफ एनी का मतलब क्या होता है कि जो भी इनमें से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने तो यानी कि ये खुद कह रहा है कि जरूरी नहीं कि सारे क्वाड्रिलेटरल बन ही जाए। ठीक है। तो जब तक हमको पता नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल है तब तक हम इनको वर्टिसेस भी नहीं कह सकते, इनको सिंपली पॉइंट्स बोलना पड़ेगा, राइट? तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस बनेंगे, और बनेंगे तो कौन से क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस बनेंगे? तो चार, तीनों क्वेश्चन में चार चार पॉइंट्स हैं। तो कितनी डिस्टेंस निकलेगी हर एक सवाल में? हर एक सवाल में 6 निकलेगी। तो किस में 6 निकल, चार भी निकल सकती है। वेरी गुड। मान लो चार अगर डिस्टेंस बराबर आती है तो ही तो फिर डायगोनल निकालोगे, चारों ही बराबर नहीं आती तो डायगोनल का चार डालोगे। फिर क्यों निकालना डायगोनल? अननेसेसरी वर्क थोड़ा ना करना है। अगर चार डिस्टेंस तो सब में निकलनी है। समझ आया? अगर चारों डिस्टेंस बराबर आ जाती हैं या आमने सामने की बराबर आ जाती है, दोनों ही केसेस में हमको डायगोनल निकालना है। अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, सारे बच्चे सुनो। जिसके आमने सामने की साइड्स होती हैं वो होता है जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा, इक्वल नहीं होती उसमें? इक्वल नहीं होती क्या? पैरेलल तो होती है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला से पैरेलल होती है कि नहीं होती है चेक नहीं किया जा सकता। इक्वल होती है कि नहीं होती यही चेक किया जा सकता है। जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अभी तक स्क्वायर पे अटके हुए हो? अभी अभी सवाल करके बैठे हो बेटा। अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, चलो। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, पूरी बात सुनो, और ऑल साइड्स इक्वल हैं। चैप्टर नंबर 8 आया था आपके क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास में, ढंग से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? रोम्बस। अभी अभी किया है हमने सवाल। अब पैरेललोग्राम या रोम्बस की अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल आ जाएं, बोथ डायगोनल्स इक्वल, इसकी भी और उसकी भी, तो हो जाता है इनका प्रमोशन। मान लो इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। तो पैरेललोग्राम की अगर बोथ डायगोनल्स इक्वल हो गई तो ये बनेगा रेक्टेंगल। और अभी अभी किया है हमने, रोम्बस की बोथ डायगोनल्स इक्वल हो गई तो ये बनेगा। तो चारों में डिफरेंस क्लियर है? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब ट्रेपेजियम का कोई रोल ही नहीं है। ट्रेपेजियम में साइड्स इक्वालिटी का कोई रोल ही नहीं है, उसमें केवल साइड्स पैरेलल होने का ही रोल होता है।
और पैरेलल होता है कि नहीं होता है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से चेक ही नहीं कर सकते, तो वो आउट हो गया, मतलब इस वाले सवाल से बाहर हो गया। इस वाले सवाल में 4 क्वाड्रिलेटरल है हमारे सामने, कौन कौन से बोलो? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। बनेगा तो इन चारों में से बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। या फिर अगर चारों ही नहीं बने तो हम क्या कहेंगे कि एक जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है ये, इन चारों में से कुछ भी नहीं है। समझ आया? क्लियर? अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो क्या कह देंगे? और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे तो क्या कह देंगे? अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो क्या कह देंगे? और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे तो क्या कह देंगे? स्क्वायर। तो यानी कि डायगोनल्स कब कब चेक करना है? और अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम तक बन जाए, तो भी डायगोनल चेक करने की कहीं ये रेक्टेंगल तो नहीं बन गया। और सारी साइड्स इक्वल आ जाए तो भी डायगोनल चेक करने की ये रोम्बस से स्क्वायर तो नहीं बन गया। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं आ रही और सारी साइड्स भी इक्वल नहीं आ रही, उस केस में डायगोनल्स चेक नहीं करने हैं। ठीक है? ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, जितने जितने इसमें से हो रहे हैं कल आके बताएंगे। ठीक है? चार चार डिस्टेंस तो सब में ही निकालनी है, फिर चेक करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर अपोजिट साइड्स और सारी साइड्स इक्वल हैं तो फिर डायगोनल्स भी निकालने हैं, अदरवाइज नहीं निकालने। चारों इक्वल ना हो तो डायगोनल्स नहीं निकालने हैं, उसको जस्ट ऐसे कह देना है कि ये एक जस्ट एक क्वाड्रिलेटर। ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ एनी। जरूरी नहीं है कि वो, ये लो 1 2 3 4 बन रहा है क्वाड्रिलेटर? नहीं बन रहा ना? ठीक है, अब इसको कल एक बार करके आओ, फिर बताओ सबके अपने अपने आंसर, सब अपना अपना करके आएंगे और फिर कल बताएंगे क्या पाया आपने इस क्वेश्चन को करके, क्या एनालाइज किया। देन वी विल सी। ओके, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।